तो दोस्तों सोल लैंड 2 एपिसोड 92 को एक्सप्लेन करने वाले। सो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रीन होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि तांगबू अभी तक नहीं आया है क्या तुमने अभी तक उन्हें टाइम के बारे में नहीं बताया था क्या, कि आज थोड़ा जल्दी आना है फाइनल प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों तांगबू का मतलब है कि युवाओं की बात कर रहे हैं लोग, जिस पर चैनन कहता है पहले ही मैं इस मैसेज को डिलीवर कर चुका हूँ। जिस पर एल्डर गंगोवन कहता है अगर वो लोग नहीं आए तो उन्हें अपनी जिंदगी उससे अपने मेरे सनसेट बटर अलायंस को नुकसान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसका जो डिसाइपल होता है वो कहता है कि टीचर इतना भी ज्यादा गुस्सा मत होइए और उन दोनों पर विश्वास रखिए, क्योंकि इस बार का जो प्राइस है वो सच में काफी ज्यादा बड़ा प्राइस है। और तभी यहाँ पे लॉर्ड शेन भी आते हुए कहता है इतना भी मत चिल्लाओ, मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि बच्चे जरूर आएंगे और इस फाइनल के खत्म हो जाने के बाद मुझे उनसे बात भी करना है। तभी यहाँ पे योहा आते हुए कहता है सभी लोग माफ कीजिएगा इंतजार करवाने के लिए। और यहाँ को ऐसा देख लॉर्ड शेन भी कहता है हमारे सम्मानीय गेस्ट आप यहाँ पर आ ही गए और आप दोनों ही एकदम सही समय पर आए हैं और हमारे ब्लैक वाटर लीग के जो फ्यूरी है वो बस आप दोनों पर ही अब निर्भर है। जिस पर योहा कहता है स्वाभाविक तौर पर हम अपना बेस्ट देंगे। और फिर लॉर्ड शेन कहता है लिटिल फ्रेंड आखिरी बार जो हम तुमसे मिले थे तो तुमने अपना काफी अच्छा छाप छोड़ा था, इसलिए इस कंपटीशन के बाद हम अपना दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस पर योहा कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा इरादा सिर्फ अंडरग्राउंड टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का ही है और हम किसी भी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। और इनकी बातों को सुनकर चैनन काफी हैरान होते हुए मन में कहता है यंग मास्टर योहा की सिचुएशन काफी अलग दिख रहा है। जिस पर लॉर्ड शेन कहता है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, कंपटीशन के बाद बात करते हैं। और चैनन तुम हमारे इन दो रिस्पेक्टेड गेस्ट को आज के फाइनल के बारे में एक्सप्लेन कर दो। तो चैनन कहता है 3 अंडरग्राउंड टूर्नामेंट का जो फाइनल है इसकी लोकेशन वेस्टर्न रीजन के बाहरी इलाके में है और हमने पहले से ही वहाँ पर तैयारी भी कर लिया है। और रही बात कंपटीशन के रूल्स की, तो तीनों पार्टी की तरफ से 3-3 लोगों को भेजा जाएगा और इनमें से हर एक को 3 घंटे दिए जाएंगे एक सोल टूल बनाने के लिए, जिसके बाद ये 9 लोग 3 मैचेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और जो सबसे पहले चीज होगी वो स्किल्स को कंपेयर किया जाएगा उन सभी 9 लोगों के बीच में, और जो लास्ट में आएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जबकि ये जो बाकी के 8 लोग होंगे वो अगले मैच के लिए आगे जाएंगे। और जो सेकंड मैच होगा वो एक बैटल होगा जिसके चलते जिस पर्सन के पास सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा वो सबसे कम स्कोर वाले के साथ लड़ेगा, जिससे कि हमें टॉप 4 पार्टिसिपेट मिलेगा। जिसके बाद इन चारों के बीच में सेमीफाइनल होगा, इसके बाद आखिर में फाइनल होगा। हालांकि एक चीज को याद रखना पड़ेगा, ये जो तुम लोग 3 घंटों तक अपने सोल टूल को बनाओगे इसके तुरंत बाद कंपटीशन को शुरू कर दिया जाएगा और इस दौरान तुम लोगों को किसी भी तरह का रेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग शुरू से ही अपने पावर और स्टेमिना को बनाए रखना। और इस चीज को सुनकर योहा भी हैरान होता है। ये जो 3 मेजर अंडरग्राउंड टूर्नामेंट के बीच में जो फाइनल गेम है ये निसंदेह काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना हमने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा टफ होगा और ना सिर्फ इसमें टोल बनाना है बल्कि फाइट भी लड़ना है और तो और उसे जीतना भी है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तभी लॉर्ड शेन कहता है हम अपने तीनों ही रिप्रेजेंटेटिव के साथ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बाकी के 2 ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइट के लिए कुछ भी कहे लेकिन तुम लोगों को संभल के रहना पड़ेगा। और अब जब तुम लोग मेरे सनसेट वाटर अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम तुम तीनों के योगदान को बेकार नहीं जाने देंगे और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम में से कौन चैंपियनशिप को जीतता है, लेकिन हमारा जो सनसेट वाटर अलायंस है बाकियों को भी प्राइज देगा। और मुझे यहाँ पूरा विश्वास है कि बाकी 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इन गिफ्टों को नहीं दिया जा सकता है। और चलो इनके गिफ्ट को यहाँ पे लाया जाए। तभी यहाँ पे एक मेडलिंग बेड लाया जाता है और इसे देख के सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि योहा इसे देखते हुए मन में कहता है ये मटेरियल तो काफी ज्यादा थिक है और ऐसा लगता है कि इस बॉक्स में अपने अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल का सोल टूल को संभाल के रखा है। और तो और सिर्फ इस बॉक्स को पासवर्ड से ही ओपन किया जा सकता है, जो कि एक प्री डिटरमाइंड बीट रिदम है। और इसके अलावा असल में अगर तुमने किसी भी तरीके का रॉन्ग पासवर्ड को एंटर किया तो यहाँ बॉक्स बिना किसी नोटिफिकेशन के तुरंत एक हाई लेवल का एक्सप्लोसिव बॉक्स बन जाएगा। और जैसे ही ये बॉक्स खुलता है तो इन तीनों के ही काफी ज्यादा तगड़े होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सोल टूल होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव किलिंग इंटेंट निकल रहा था। और इस सोल टूल वेपन को देख के योहा काफी ज्यादा हैरान होते मन में कहता है इसका डिस्ट्रक्टिव पावर तो लेवल 9 के सोल कैनन जितना है, जो कि एक टाइटल दुलियो को भी एक सीरियसली इंजर्ड करने के लिए काफी है। लेकिन अगर कोई टाइटल दुलियो इसका सीधा सामना करता है तो उसके तुरंत ही मौत होने के अलावा कोई और संभावना नहीं है। और यहाँ तक कि पूरे सनमून एम्पायर के जितने भी लेवल 9 के सोल टूल्स है वो डेफिनेटली 50 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एक लेवल 9 का सोल टूल काफी होता है एक छोटी सी सिटी को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए, जबकि सिर्फ 2 शॉट्स में मीडियम साइज की जो सिटी होगी वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाएगा। और लॉर्ड शेन इस सोल टूल को दिखाते कहता है यहाँ एक लेवल 9 का सोल कैनन है और इसका जो नाम है वो डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म है और इसका ऑनर तुम में से ही कोई एक होगा।
और जो भी पहले स्थान को हासिल करेगा वही इसका मालिक होगा। और फिर लॉर्ड शेन तुरंत ही अपने पावर से इस बक्से को बंद कर देता है, जिसके बाद लॉर्ड शेन यहाँ से जाते हुए कहता है, चलो अभी नौजवानों अपना बेस्ट देना, हम देखते हैं कि उस डेडली सोल टूल की वजह से केतु और बाकियों के सर में दर्द होने लगा था। और यह मन में कहता है, ऐसा लगा कि मुझे एक हवा के झोंके ने उठाया हो। और यहाँ वाकई में काफी ज्यादा शॉकिंग था। इसके बाद हम देखते हैं चैनन इन तीनों को गाड़ी के पास लेके आता है और कहता है यह आप तीनों को ही वहां तक ले जाएगा। जबकि इस तरफ जो यहाँ डिसाइपल होता है वो अपने मास्टर गंगोबा से पूछता है कि मास्टर क्या ऑर्गेनाइजेशन सच में असल में लेवल 9 के सोल टूल को देने वाला है रिवॉर्ड के रूप में। तो इसका मास्टर कहता है अपनी बकवास को बंद करो, क्या तुम्हारे पास यहाँ बोलने की भी अथॉरिटी है? और सेकंड ब्रदर क्या आपको इसमें लगता है? तो ये जो लॉर्ड शेन होता है यहाँ कहता है ये जो बच्चा है वो इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो छोटा सा एक शॉर्ट ब्रेक दिया गया था तो उसने तुरंत ही रिकवर करके अपने आप को संभाल लिया था। तो यह चीज यहाँ प्रूव करता है कि इसका जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लगता है हमारा मानना भी सही है कि वो स्पिरिचुअल टाइप इविल सोल मास्टर है, लेकिन वो हमारे सन मून एम्पायर से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि उसके पास जो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटीज है उसे तो कब का ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भर्ती कर लिया होता। और अब तक ऐसा टैलेंट जो कि किसी को भी नहीं मिला है, तो इसे रिग्रेट करना काफी ज्यादा नामुमकिन सा होगा। तो ये जो टीचर होगा ये काफी ज्यादा जोर से हंसते हुए कहता है ये बच्चा उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, और इस बारी जो हमने इतना बड़ा रिवॉर्ड बाहर निकाला है तो ये बेकार नहीं जाएगा, और फ्यूचर में यहाँ मैं उसे काफी ज्यादा अच्छे से सिखाऊंगा। इस पे लॉर्ड शेन कहता है ऐसी वैसी हरकतें मत करना, क्योंकि ये बच्चा पहला पर्सन है जिसके ऊपर मेरा नजर आया है, और ये जो स्पिरिचुअल पावर यूजर है ये मुझे परफेक्टली सूट करता है। और तुम्हारे पास तो पहले से ही कितने सारे डिसाइपल है, लेकिन मेरे पास तो अभी तक एक भी नहीं है, और मैंने वाइस प्रेसिडेंट को भी सहमत करवाया है, इसलिए ये कंपटीशन सिर्फ उसके लिए एक टेस्ट है। और इस कंपटीशन के बाद ऑफिशियली मैं अपने इसे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं तो क्यों मैं प्रेसिडेंट से आगे आके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिवॉर्ड में एक लेवल 9 का सोल टूल को देने का क्यों बोलता। और मैंने पैसे को काफी बड़ी मात्रा में इसमें इन्वेस्ट किया है, तो तुम बस इसे ऐसे ही नहीं ले सकते हो। तो इसके सामने वाला कहता है ये तो एक सोल इंजीनियर है, तो निसंदेह ये लगातार अपने रास्ते में ही फोकस करेगा, तो ये निश्चित रूप से आगे चल के एक लेवल 9 का सोल इंजीनियर बन जाएगा। और क्या तुम भूल गए हो एक बार ही प्रेसिडेंट ने भी फ्यूचर सोल इंजीनियर्स के बारे में कहा था। और वैसे तो सोल मास्टर का कल्टीवेशन लेवल वीक नहीं होता है, लेकिन जब बात सोल इंजीनियर्स के टैलेंट पर आता है तो किसी को भी किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए, तो क्यों ना हम दोनों ही उसको साथ में सिखाए। जिसके बाद लॉर्ड शेन कहता है हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ मेरा ही डायरेक्ट डिसाइबल रहेगा, और इससे कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर तुम उसे थोड़ा बहुत सिखाना चाहते हो तो। हालांकि यहाँ सिर्फ उस पर ही डिपेंड करेगा कि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी बचेगा ही नहीं मेरे क्लासेस को लेने के बाद। और निश्चित रूप से फ्यूचर में सोल इंजीनियर से एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा, लेकिन अभी भी जो सोल मास्टर है वो सोल इंजीनियर से काफी ज्यादा पावरफुल है। और मुझे यहाँ भी मालूम है कई कॉलेजेस ने सोल मास्टर सोल टूल को कंबाइन करने की इम्पोर्टेंस को भी भाप लिया है। जबकि इस तरफ जो इसका ब्रदर होता है ये कहता है कि सेकंड ब्रदर तो सच में ही कुछ ज्यादा ही चालाक हो गए हो, तुम मुझे उसे सिखाने तो दे रहे हो लेकिन उसे मास्टर का जो लेवल है तुम उसे खुद ले रहे हो। तो लॉर्ड शेन कहता है तुम्हें अपने ब्रदर के फीलिंगलेस के रूप में भी एक्सेप्ट कर लूंगा, और तो मैं उससे उसने जो कार्विंग नाइफ ली है उसे भी लौटाने के लिए कहूंगा। तो इसके लिए बंदा लॉर्ड को थैंक यू कहता है। तो लॉर्ड शेन कहता है यहाँ तक कि कार्विंग नाइफ वापस से भी मिल भी जाए तब भी तुम्हारे डिसाइपल के पास हक नहीं होगा उसे इस्तेमाल करने का, क्योंकि तुम्हारे डिसाइपल का जो टेम्पर है कुछ ज्यादा ही खराब है और तुम्हें उसे निखारने की जरूरत है, और इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद उसे अच्छे से सिखाना। जबकि इन बातों को सुनकर यह डिसाइपल घबराने लगता है, जबकि इस तरफ यह टीचर होता है काफी गुस्से से कहता है तुम्हें पक्का लगा होगा कि यही मेरे पास मौका है इस लड़के को हासिल करने का, लेकिन तुम मेरे कार्विंग नाइफ को लौटा के इस लड़के को मुझसे हड़प रहे हो। सेकंड ब्रदर तुम मुझे कुछ ज्यादा ही ठगते हो। जिसके बाद हम योहा की गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर योहा बैठा हुआ होता है शांति। फिर उसके बाद हम योहा के स्पिरिचुअल शी के अंदर कुछ हलचल होते दिखते हैं, और एक अंडे के आकार की चीज चमकते हुए बाहर निकल के आता है, जिसे देख के आइस एम्परर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहता है स्काई ड्रीम क्या योहा के लिए ऐसा करना ठीक रहेगा? जिस पर स्काई ड्रीम कहता है शांत हो जाओ, उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो करीब करीब मेरे प्राइम जितनी अच्छी है, तो इस तरीके से स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ तक कि यहाँ मेंटली थक भी जाए तब भी जरा से भी दिक्कत नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ इसका एक हिस्सा है तो कुछ समय के लिए यहाँ तक कि अगर लौट के भी नहीं आ सका तो तब भी इसकी वजह से इसके जो सोल को सीरियस इंजरी नहीं होगा। तो आइस एम्परर गुस्से से कहता है और तुम्हारे अपीयरेंस को देख के तो ऐसा लगता है तुम्हें जरा से भी इसका चिंता नहीं है। और स्नोगल भी इसको देख के बहुत गुस्सा होता है। तो स्काई ड्रीम कहता है मैं पहले ही कह चुका हूँ मुझे यहाँ तक कि मौत का भी डर नहीं है, तो आखिर मुझे किस चीज की चिंता होगी। और यहाँ तक कि अगर युवा को कुछ भी हो जाता है तो मैं उसके लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में उसका अंत तक साथ दूंगा। जबकि स्काई ड्रीम मन में कहता है आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया तुम्हारे करीब आने का, लेकिन ये स्नोगल तो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। तो आइस
एम्पर स्काई ड्रीम की खिल्ली उड़ाते हुए कहता है, तुमने क्या कहा, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? यहाँ पे कोई ऐसा भी है जिसे मौत के डर से मौत से भी बदतर जिंदगी जी हो? और तुम तो मरने के डर से ही मिलीनियर्स ईयर्स तक छुपे रहे थे, तभी तुम्हारे अंदर मौत से ना डरने वाली बात को कहने वाली हिम्मत कहाँ से आई? और आइस एम्पर की ये बातें स्काई ड्रीम के दिल पे लग जाती है और यहाँ चिल्लाते हुए कहती है, आइस एम्पर तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती हो और तुम मुझे देखने के बजाय स्नोगर्ल के साथ ही खेलती रहती हो, जबकि मैं तो तुम्हारे प्रति कितना ज्यादा अच्छा हूँ। और सच में मुझे इस बार काफी ज्यादा बुरा लगा है। मैं पहले ही युवा के स्पिरिट में बदल गया हूँ और मैंने केयरफुली इस चीज को भी महसूस किया है। यहाँ तक कि अगर मैं बाद में अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देता हूँ तो इससे युवाओं के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अगर तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती हो तो शायद मैं एक दिन सच में ही मर जाऊँ। तो इस पर आइस एम्पर गुस्से से कहती है, मेरे करीब मत आना और तुमने जो लास्ट टाइम किया था, जो सोचना भी मत कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। और तुम एक बार ही अपने इस बेकार से अपीयरेंस को तो देखो। और एक वॉर्म का जम एक स्कॉर्पियन के खाने के रूप में ही होता है, तो हम दोनों का साथ होना पूरी तरीके से नामुमकिन है। और आइस एम्पर की ये बातें स्काई ड्रीम को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और स्काई ड्रीम काफी ज्यादा उदास होने लगती है और उसे उतना उदास होते हुए देख आइस एम्पर को भी बुरा लगता है। और फिर यहाँ मन में कहती है, पागल लोग, आखिर मुझे क्यों इन्हें पसंद करना चाहिए? और मैं तो यहाँ एक आइस एम्पर हूँ जो कि एक महान आई जेट स्कॉर्पियन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक बदबूदार बॉम्ब के पैर में पड़ जाऊं? और तभी आइस एम्पर भी काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि युवा के जो स्पिरिचुअल सी के अंदर जो अंडा बना हुआ था उस पे भी क्रैक आने लगता है और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और जैसे ये शील्ड टूटता है, इसके अंदर से एक ह्यूमन फिगर बाहर निकल के आता है जो कि और कोई नहीं योहा होता है। और ये बाहर आते ही अपने लेवल के बारे में पूछता है, जबकि योहा के इस रूप को देख के स्काई ड्रीम भी खुश होते हुए कहता है, ये इनकारनेट मेथड इतना भी बुरा नहीं है और वैसे तो तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर इस लेवल तक पहुंच गया है, लेकिन याद रखना तुम काफी लंबे समय तक इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल अवतार गायब भी हो जाता है तो इससे तुम पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी इसकी वजह से जो स्पिरिचुअल अवतार की जो मेमोरी होगी वो मिट जाएगा और जो तुम्हारा स्पिरिचुअल ओशन है उस पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, जो कि कम से कम 3 महीनों में पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। इसलिए तुम्हें 1 घंटे के अंदर वापस से लौट के आना ही होगा, तब तक तुम्हारी बॉडी पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जिस पर यह कहता है, ब्रदर स्काई ड्रीम आप चिंता मत करिए, मैं ये जानता हूँ और आज रात जो इतना बड़ा गेम होने वाला है मुझे सच में इसका काफी समय से बेसब्री से इंतजार था। और तभी यह स्काई ड्रीम के साथ स्पिरिचुअली किसी चीज को शेयर करता है, तो इस चीज की वजह से स्काई ड्रीम भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ सभी लोग लोकेशन पे आगे होते हैं और ये लॉर्ड शेन कहता है, मिंगडू के 3 अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के जो हाई रैंकिंग के जो लीडर्स है वो करीब करीब यहाँ पर आ चुके हैं और ये तीनों ही साइड ने काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया है और इन सभी ने ही अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को भेजा है। और इनमें से जो बाइट में है वो ओडू चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जबकि वो जो येलो में है वो ट्रिबल अलायंस है। और ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने करीब करीब हजारों लोगों को भेजा है जिससे कि दर्शकों को अच्छे से संभाल सके। हालांकि सब कुछ फेयरनेस पे ही बेस्ड होगा, तो किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम इस तरफ मास्टर को देखते हैं और ये ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने एक लेवल 9 के सोल इंजीनियर को भी बुलाया है और इस बार ये जो 7 जजेज है उनमें से 3 हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 3 पार्टीज की तरफ से है, जबकि 2 हमारे साइड से है और बाकी के जो 2 है वो न्यूट्रल पार्टीज की तरफ से है। तो क्या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी क्या? तो लॉर्ड शेन इसे कहते हैं, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट बाकियों को भी ले आए हैं, इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर इनके पीछे सन मून एम्पायर की रॉयल फैमिली नहीं होती तो इन जैसे 2 छोटे ऑर्गेनाइजेशन के तो हमारे सामने कोई औकात भी नहीं होता। और क्योंकि ये कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो प्रेसिडेंट ने भी चेतावनी दे दी है कि रूल्स के अनुसार ही एक्ट किया जाए और वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ पे होते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं भी देखना चाहूंगा कि उन लोगों ने जिन लोगों को भर्ती किया है क्या वो बाद में हमारे खिलाफ जाने की भी हिम्मत करेंगे क्या? जबकि इस तरफ यह मन में कहता है, आज की ये रात काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है और आज रात तो यहाँ हजारों लोग अटेंड कर रहे हैं और मानना पड़ेगा कि सन मून एम्पायर ने काफी अच्छा काम किया है और सोल टूल की एप्लीकेशन में सच में काफी बड़ा टाइम गैप है और हम लोग जो सन मून एम्पायर की बराबरी करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली कुछ ऐसा नहीं है जिसे किसी अकेले के पावर के दम पे हासिल किया जा सके। और वैसे तो अब हमें रियलाइज हो गया है कि हम धीरे धीरे करके इनकी बराबरी कर सकते। और फिर हमें कंपटीशन का होस्ट को दिखाया जाता है जो कहता है कि आज हमारे मिंगडू सोल इंजीनियर्स टूर्नामेंट का फाइनल है और जो 9 कंटेस्टेंट है उन्हें मिंगडू के 3 अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन से सिलेक्ट किया गया है। और इस कंपटीशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये तीनों ही अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव है जो कि आगे आके स्पीच देंगे। और इस बात को सुनकर लॉर्ड शेन को गुस्सा आ जाता है
और ये कहता है आखिर उनका हिम्मत कैसे हुआ, जबकि इस तरफ स्नान गंगवान को भी गुस्सा आ जाता है और यहाँ कहता है उन बाकी दो ऑर्गेनाइजेशन का हिम्मत कैसे हुआ हमें उनके लेवल पे दिखाने की। क्या तुम्हें लगता है कि वो दो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है? और इन बातों को सुनकर यह पहले तो काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन अब यहाँ मन में कहता है ऐसा दिखता है कि नान गंगवान काफी ज्यादा सीरियस हो गया है, क्योंकि इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम तीसरे नंबर पर लिया गया है। जिसके बाद में ओडू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट टेनली टॉन को दिखाया जाता है और इस ओडू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पीछे सनमून इंपीरियल मिलिट्री खड़ा है और इसे देख के यह मन में कहता है ये तो सच में काफी हैंडसम है और अगर कोई बंदा बाहर का हो तो वो कभी भी सोच भी नहीं सकता है कि ये पर्सन मेंग्रो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट होगा और यह इसके पास से सोल पावर को फ्लक्चुएशन को रेडिएट होते हुए महसूस कर पा रहा होता है और इससे ऐसा लगता है इस बंदे का जो कल्टीवेशन होगा वो किसी सोल डुलियो लेवल का होगा। जिसके बाद हमें ट्रिबल अलायंस के लीडर सांगना को दिखाया जाता है और कुछ जने इसे देख के इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं यहाँ तो कितनी ज्यादा सुंदर है और यहाँ अब तक की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है जिससे मैंने अब तक देखा है। जबकि यह भी इसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और यहाँ कहता है ये तो अभी काफी ज्यादा यंग है, क्या यह सच में लीडर है? और यह की यंग वाली बात को गुंगवान भी सुन लेता है और यहाँ कहता है क्या यंग, क्या तुम जानते भी हो क्या कि ये कितनी बड़ी है और ये यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा बूढ़ी है। और इस पे फिर युवा भी कुछ भी नहीं कह पाता है। जिसके बाद तीसरे नंबर पर सनसेट वाटर अलायंस नान गंगवान का नंबर आता है। तो दोस्तों इसका अगला एपिसोड काफी ज्यादा रोमांचक एंड एक्साइटेड होने वाला है। मैं भी काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ उस एपिसोड को लाने के लिए। तो आप लोग जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर देना, अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।